नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज का मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़ोर शोरों से चल रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या भारत के नेता लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि अपने चुनाव में भी क्लाइमेट चेंज का वो जिक्र करें। वो कहें कि नहीं, अब हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर खर्चा करेंगे, फंड बनाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, उससे हम अलग हटें और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ें। इस प्रकार से हमारा जो पोल कैंपेन है, चुनाव का जो मुद्दा है, वो मुद्दा क्लाइमेट चेंज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इंडिया के जो पोल कैंपेन चल रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें क्लाइमेट का इशू दिखाई देना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। पॉलिटिकल पार्टीज शुड रिकॉग्नाइज दैट इलेक्शन इन इंडिया हैव द पोटेंशियल टू जनरेट द मोमेंटम फॉर क्लाइमेट जस्टिस। पॉलिटिकल पार्टी को भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये चीज़ मानना पड़ेगा कि भारत में जो चुनाव होते हैं और उन चुनावों में ये पोटेंशियल है कि वो क्लाइमेट जस्टिस के लिए मोमेंटम प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ करी जा रही है आज के टाइम में, क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस आखिर है क्या? हम बहुत सारे जस्टिस सुनते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल जस्टिस सुनते हैं, सोशल जस्टिस सुनते हैं कि समाज के सब लोगों के लिए जो न्याय है एक समान है, उनको हर चीज़ में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से क्लाइमेट जस्टिस एक ऐसी टर्म है जो कि बताती है ग्लोबल वार्मिंग को एज ए एथिकल एंड पॉलिटिकल इशू। वो कहती है आज के समय में राजनीतिक मुद्दा बनकर के उभर रहा है क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ में ये हमारा एथिक्स भी है, मतलब कुछ काम ऐसे रहते हैं जो हमें अपने मन से करना चाहिए। ठीक है, किसी के प्रति कभी हम कोई चीज़ें फ्री में कर देते हैं, इस प्रकार से। एंड साथ ही साथ बोला जा रहा है, ये जो टर्म है ये कनेक्ट करती है इफ़ेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज टू कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। क्लाइमेट चेंज का जो असर पड़ रहा है, इसको इसके कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के साथ में। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो चर्चा करेंगे स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी चिंताएं जाहिर करी गई हैं। वो चिंताएं कौन कौन सी, इनको हम देख लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार करी गई है। ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करता है। इसमें बोला गया है कि जो 2023 का साल रहा था, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर रहा है हिस्ट्री में, यदि अभी तक आप देखेंगे तो। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर है 1.45 डिग्री विथ ए मार्जिन ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेंसियस। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर हुआ करता था, उस समय में उतना ज़्यादा औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था। उस टाइम का टेम्परेचर और आज के टेम्परेचर से यदि हम तुलना करते हैं तो ऑलरेडी से कहना चाहिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ चुका है। द टेम्परेचर राइजेस tendingly close to breaking the agreed limit 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड by the different nation। सब नेशंस ने पेरिस एग्रीमेंट में बोला था कि हम पृथ्वी के तापमान को पूर्व इंडस्ट्रियल एरिया के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है, ये 1.5 डिग्री को क्रॉस कर जा रहा है तापमान। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि जो 2023 का जो साल रहा था, ना केवल गर्म साल रहा है बाई ए क्लियर मार्जिन बट आल्सो वन वेयर मैनी रिकॉर्ड्स वर बीच। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राइज इन ओशियन टेम्परेचर, समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी होना, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का पीछे हटना, साथ ही साथ जो अंटार्कटिका आइस कवर है
वो भी अब कम होते जा रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो जो ऊंचे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़ जमी हुई है ना, उसके जमाव की जो दर है कम होते जाती है, वो पिघलते जाती है, ग्लेशियर सूखते जाते हैं। इससे नदियों को पानी नहीं मिल पाता। जो साल भर जो नदियाँ बहती हैं ना, उनको पानी की कमी जाने लगती है। इसके अलावा जो सी का लेवल है, समुद्र का जो लेवल है, वो बढ़ने लगता है यदि बर्फ़ पिघलती है तो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट की यदि हम बात करें तो ऐसी घटनाओं ने कृषि सहित बहुत सारी गतिविधियों को प्रभावित किया है और दुनिया भर में सामाजिक आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण इफेक्ट डाला है। प्रगति और समनकारी कदम जो हम उठाए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, 18वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिक प्रगति ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस प्रगति के प्रमुख चालक सभी क्षेत्रों में मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार रहे हैं। क्या रीज़न रहा है? वो है मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी लीड इनोवेशन है, जिसके चलते चलते आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। साथ ही साथ हम इतना आगे बढ़ पाए हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके है। टू ड्राइव प्रोग्रेस हैज़ ग्रोन कंसिडरेबली इन द पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीरियड। औद्योगिक क्रांति के बाद की अवधि में प्रगति को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा भूमिका रही है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, एक्सप्लॉयटेशन करना। और दुर्भाग्यपूर्वक बात यह है, द apparent progress driven by the use of natural resources has also had an adverse impact on environment। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हम किए हैं बहुत तेज़ी के साथ और इसका बुरा असर पड़ा है इन्वायरमेंट के ऊपर। आज के समय में नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ते जा रही है और यही सब के चलते चलते क्लाइमेट चेंज भी सामना हमको करना पड़ रहा है। हम फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल है लीड टू लार्ज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इससे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैस निकल रही हैं एंड इससे डायरेक्टली ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था कि हम जो है पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने नहीं देंगे। इन द प्री इंडस्ट्रियल टाइम, उस समय में जो टेम्परेचर हुआ करता था उससे यदि हम तुलना करें तो। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि इससे आप कहीं ज़्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ा चुके हैं। 4 नवंबर 2016 की बात करें, इट बिकेम ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। और बोला जा रहा है कि जो 4 नवंबर 2016 की जो डेट रखी गई है, 4 नवंबर 2016 को लागू होने के बाद ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि भी बन गई थी। शुरू में तो इसको बाध्यकारी नहीं बनाया था, लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, ऐसा सिस्टम चला करता था। भारत के प्रयास के बारे में यदि हम बात करें तो पावर सेक्टर के एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा कहाँ चला गया, इसके अलावा NAPCC के अंतर्गत हमने नेशनल सोलर पावर मिशन लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से घर घर में सरकार अब सोलर रूफटॉप लगाने जा रही है, जिसके माध्यम से अब अपनी बिजली की जो बचत है वो होगी। साथ ही साथ में हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो कोयले से आ रही है। अब सरकार चाहती है कि सोलर पावर के माध्यम से ये चीज़ संभव हो पाए। इसके अलावा इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को एंड मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द एनर्जी ट्रांजिशन प्लान। हम एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरी तरफ की जा रहे हैं और इसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किया है। हालांकि जो पेरिस एग्रीमेंट रहा है, इसका हमें एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाई दिया है डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से। द लेटेस्ट WMO रिपोर्ट राइसेस फंडामेंटल क्वेश्चन। फिर भी देखिए, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर काफ़ी बेहतर काम हुआ है, इसके बावजूद भी ये जो रिपोर्ट आई है ये कहती है कि अभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर दिया जाना बाकी। जैसे कि हमने इतना लेट क्यों चालू किया कोई भी काम, एंड हम इतना आर वी डूइंग टू लिटल, क्या हम बहुत कम कर रहे हैं, और हैव पब्लिक कमिटमेंट फॉलन शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन सच एक्शन प्लान। क्या ऐसी कार्य योजनाओं पर सार्वजनिक प्रतिबद्धताएं अपेक्षाओं से कम रही हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आज भी खड़े होते हैं।
अब हम बात करते हैं चुनाव की। इसलिए देखा जाए ना, चुनाव पूरी देश दुनिया में अभी होने वाले हैं। खास करके भारत में देखा जाए तो सरकार बदलने वाली है। अब देखते हैं कि बीजेपी रहती है कि कौन रहता है। तो क्लाइमेट चेंज ऐसे बहुत ही बेहतरीन टाइम में आई है और इसीलिए इन दिस इलेक्शन सीजन द WMO रिपोर्ट शुड रिजल्ट इन एन अवेकनिंग। ये जो रिपोर्ट है दुनिया को जगाने वाली है, न केवल ह्यूमैनिटी के लिए बल्कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके लिए भी ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, ये पिक्चर से ही क्लियर हो जाता है कि हम गाज़ा और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका आ जाती है अमेरिका की। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, उस समय में भी युद्ध को भड़काने का काम अमेरिका ने किया। यहाँ पर भी ठीक उसने यही काम किया। तुम लड़ो लड़ो लड़ो, तुम ये है ना बंदूक, मैं दे रहा हूँ ना तुमको गोली, मैं दे रहा हूँ ना बारूद, तुमको बम दे रहा हूँ, मैं एयरक्राफ्ट दे रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इनडायरेक्ट तरीके से वो अपने दुश्मनों को ख़त्म करना चाहता है, उनको कमज़ोर करना चाहता है और अपने आप को पूरी दुनिया में उभार करके सामने रखना चाहता है और बताना चाहता है कि देखो, हम विश्व गुरु हैं, हम वर्ल्ड पावर हैं, दुनिया हमारी सुनती है। ठीक इसी प्रकार से उधर रसिया को भी एक प्रकार से कमज़ोर करने का मौका उसको मिल गया था। रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाना चालू कर दिए, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तभी तो सालों साल महीनों युद्ध चल रहा है। ऐसे युद्ध नहीं चल सकता इतने महीनों तक। नहीं तो इजरायली सेना के अत्याचार के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा देखा जाए ना तो सहनशील है। वो इजराइल के परमाणु हथियारों पर कभी सवाल नहीं करता है। वो इजराइल पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाने वाली यूएन की जांच रिपोर्टों को अनदेखा किया उसने। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों की धज्जियां उड़ा करके फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा जारी रखने के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने की खातिर वो शायद ही कुछ बोला या फिर कुछ किया। लेकिन अमेरिकी मानकों पर भी इजराइल के युद्ध को लेकर के जो बाइडेन की नीति मुक्त विश्व, फ्री वर्ल्ड या फिर पश्चिमी जगत के नेता के लिए एक नया लो लेवल है। 5.5 महीना हो चुके हैं जिसमें 32,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 70,000 लोग घायल हुए हैं और फौजी घेराबंदी में फंसे गाजा की 90% से भी ज़्यादा आबादी इधर से उधर विस्थापित हुई है। इसके बाद जाकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन संघर्ष विराम की मांग करने वाला एक प्रस्ताव यूएन में पारित होने दिया है। लेकिन वोटिंग से अलग रहने वाले अमेरिका ने इस प्रस्ताव को लागू कराने के लिए कुछ भी नहीं किया है। पिछले 7 अक्टूबर की हम बात करें तो पिछले 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को 100 से ज़्यादा सैन्य बिक्री के जरिए हथियारों की आपूर्ति करा। उसको तो अपने हथियार बेचने से मतलब है। अभी पिछले हफ्ते की बात करें, जब दुनिया गाजा के सबसे दक्षिणी कस्बे रफा पर संभावित इजरायली आक्रमण को लेकर के चिंता जता रही थी, तो अमेरिका ने इजराइल को बोला है कि हम आपको और भी ज़्यादा बम और भी ज़्यादा फाइटर जेट प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक देखा जाए इजराइल और अमेरिका की जो रिलेशनशिप रही है ना, काफ़ी क्लोज रही है। इसके बावजूद भी पास्ट में अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इजराइल के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए कड़े दबाव का इस्तेमाल किया था। जैसे 1955 में स्वेज संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से इजराइल के नहीं हटने तक अमेरिकी मदद रोकने की धमकी दी थी और इजराइल ने ऐसा किया। 1970 के दशक में राष्ट्रपति जिमी कार्टर की इनाम और दंड की नीति, तो इनाम और दंड की नीति ने उस शांति प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका निभाई थी, जिसके फलस्वरूप ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौता हुआ था। फिर 1981 की बात करें तो इजराइल समर्थक नीतियों के लिए जाने वाले रिपब्लिकन
रोनाल्ड रीगन ने भी इजराइल को लेबनान से हटने के लिए कहते हुए शुरू में F-16 विमानों की बिक्री रोक दी थी। लेकिन कुछ भी अजीब वजहों से, घरेलू चिंता और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद भी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बाइडेन ने फिलिस्तीनी के नरसंहार को, जो दुनिया के सबसे विभत्स नरसंहारों में से एक है, इसको सपोर्ट करना जारी रखा है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि गाजा भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है, लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं। और आज के टाइम में देखा जाए, यूएन जैसे संस्थाओं को कौन चला रहा है? अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ही चला रहे हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अमेरिका के दम पे चल रहे हैं, जो वो हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। तो आज के समय में जो दबदबा है यूएन का, वो सब देखा जाए तो अमेरिका का ही रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका खुद कबूल करता है कि लगभग सभी गाजावासी भूखे हैं और दर्जनों लोग बंदूक की गोलियां, हवाई हमले, भगदड़, गिराई गई खाद्य सामग्री के नीचे दबने से मारे जा रहे हैं। अगर कम से कम बातों में मानव अधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर गर्व करने वाला अमेरिका 20 लाख फलस्तीनियों की तकलीफों को नहीं देख सकता, तो उसका नाम इतिहास में इस हिंसा के संरक्षक के रूप में दर्ज होगा कि उसी ने इसको बढ़ावा दिया था। बाइडेन को एक अनुभवी राजनेता के रूप में अपने आप को बताना होगा कि भाई हमें एक्सपीरियंस है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पास इजराइल के व्यवहार को प्रभावित करने की ताकत है। वो चाहे तो इजराइल को तुरंत मना कर सकते हैं, उसे गाजा में फौरन संघर्ष विराम और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता के लिए बोलना चाहिए। और अगर यहूदी राष्ट्र युद्ध जारी रख रहा है तो उसे हथियारों की तमाम आपूर्ति रोक देना चाहिए, अपने आप युद्ध कम हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा कर नहीं रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड। सबसे पहले हम ईडी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ईडी, जिसको हम प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसका बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ईडी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ईडी ने इसकी पावर के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है कि भाई ईडी आज के टाइम में किसी को भी बुला सकता है, ईडी किसी को भी समन भेज सकता है, क्योंकि इसके पास में पावर है। और ये पावर दी गई है यदि आप मनी की धोखाधड़ी करते हैं तो इससे रिलेटेड। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बैकग्राउंड की बात करें तो इसका रोल क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड मुद्दों का इन्वेस्टिगेशन करता है। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज का उल्लंघन यदि कहीं हो रहा है, विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज का उल्लंघन हो रहा है, तो उन मामलों को भी ईडी देखता है। ये इकोनॉमिक क्राइम से भी निपटने का काम करता है। ये एक डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, इन्फोर्स करती है इकोनॉमिक कानून को एंड फाइट करती है इकोनॉमिक क्राइम को हमारे इंडिया में। पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये है कि जो ब्लैक मनी है उसका जनरेशन, उसका सर्कुलेशन, उसको रोकना है। साथ ही साथ में जो कुछ नियम कानून बनाए गए हैं फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के, उनको लागू करना एंड मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। यदि हम इसके इतिहास की तरफ में जाते हैं, हिस्ट्री की बात करें तो देखिए इसका जो हिस्ट्री रहा है ना, वो देखिए आप 1 मई 1956 को क्या होता है, उस समय में इन्फोर्समेंट यूनिट की स्थापना करी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत। इनिशियल स्कोप क्या था, इसको एक्सचेंज कंट्रोल को हैंडल करना था, जो भी इस नियम कानून का वायलेशन कर रहे थे। और ये चीज़ें आती थी पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 फेरा के अंतर्गत। बाद में इसका नाम चेंज हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया 1957 में। तो इन्फोर्समेंट यूनिट को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था। कुछ कुछ पावर हैं जो कि ईडी को दी गई हैं, जैसे कि थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 केम इनटू ऑपरेटिव 1 जून 2000। इसके बाद आप देखते हैं 1999 में फेमा आया था 1 जून 2000 को। इसके बाद ये यहाँ से भी पावर लेता है, दूसरा लेता है पीएमएलए से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से भी इसको पावर मिल जाती है।
जो कि लागू हुआ था 1 जुलाई 2005 से। एंड फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट से भी इसको पावर मिल जाती है, जो कि 21 अप्रैल 2018 से हमको देखने को मिला था। अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, CVC एक्ट 2003, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो डायरेक्टर रहता है वो अपॉइंट किया जाता है एज पर प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के कानून के माध्यम से हम इसके हेड को बनाते हैं, अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, तो सेंटर अपॉइंट करता है डायरेक्टर को, रिकमेंडेशन देती है एक कमेटी विद द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज ए चेयरपर्सन, और इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज ए चेयरपर्सन काम करता है। कमेटी मेंबर की बात करें तो अदर कुछ कमेटी मेंबर आर सेक्रेटरीज के तौर पर रहते हैं इन द फाइनेंस, होम एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग के भी इसमें सेक्रेटरी बैठते हैं। सिक्योरिटी और टेन्योर की बात करें तो इसका जो टेन्योर रहता है नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 ईयर से कम नहीं हो सकता है डायरेक्टर का टेन्योर। एंड एनी ट्रांसफ़र हैज़ टू बी सैंक्शनड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी, तो कमेटी ने ही इसको अपॉइंट करी है और कमेटी ही बोलेगी कि भाई इसका ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है। न्यूज़ की तरफ यदि हम देखें ना, तो न्यूज़ में हमको एक चीज़ दिखाई देती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि देखिए सेक्शन 52, सेक्शन 52 की जो धारा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, PMLA कानून की, उसने पावर दे दी है ईडी को कि वो किसी भी पर्सन को समन कर सकती है, ठीक है, और जिसकी अटेंडेंस कंसिडर मानी जाती है नेसेसरी फॉर गिविंग एविडेंस और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अब ये जो मामला है ना तमिलनाडु का है, उस समय का है जबकि ईडी ने कुछ कलेक्टर लोगों को बुलाया था और इससे परेशान होकर कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस दायर करे थे, तो उसी से रिलेटेड ये सुनवाई आई है। इसके बाद हम चलते हैं वर्ल्ड वाले पेज की तरफ, और वर्ल्ड वाले पेज से एक न्यूज़ देखने वाले हैं सेनेगल से। तो सबसे पहले हम सेनेगल का मैप देखने वाले हैं। ये देखिए सेनेगल कंट्री का यहाँ पर मैप दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पर इसकी लोकेशन हो आप देख सकते हैं, गुयाना, माली, मॉरितानिया, ठीक है, अटलांटिक ओशियन के किस तरफ में इसकी लोकेशन पड़ती है। यदि देखा जाए इसकी लोकेशन वाइज तो कौन कौन सी कंट्री के साथ में ये घिरा हुआ है, इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है देखिए इसका पूर्वी वाला हिस्सा मॉरितानिया के साथ काफ़ी बड़ी बाउंड्री बनाता है। इसके बाद फिर ये हिस्सा माली का चालू हो जाता है, उसके नीचे यदि हम आएंगे दक्षिण में तो गुयाना है, और ये गुयाना बिसाऊ है, और ये बीच में इतना जो हिस्सा है ये गाम्बिया है। अटलांटिक ओशियन के साथ में ये इस प्रकार से बाउंड्री बना रहा है काफ़ी बड़ी। न्यूज़ में यदि देखा जाए तो न्यूज़ आई है यहाँ की पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ कैसे आई है कि जो फॉर्मर अपोजिशन के फिगर रहे हैं, ठीक है, डियोमाई फाई, ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं एज ए न्यू सेनेगल प्रेसिडेंट के तौर पर। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सेनेगल ने मंगलवार को अपने नए राष्ट्रपति के रूप में बस्सिरो दियोमाई, क्या नाम है इनका, बस्सिरो, ये एक मिनट पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इनकी पिक्चर है, इनका नाम है बस्सिरो दियोमाई फे का, इनका क्या है, ये शपथ ग्रहण करने की तैयारी में चल रहे हैं। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये न्यूज़ में रहे थे, ये न्यू प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, कंप्लीटिंग द प्रीवियसली लिटिल नॉन अपोजिशन फिगर ड्रामेटिक एसेंट फ्रॉम प्रिजन टू द पैलेस इन रिसेंट वीक। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में रहे थे क्योंकि इनको किसी मुद्दे के चलते चलते जेल में जाना पड़ा था, और जेल से लेकर के आप खुद सोचिए आज के समय में ये खुद सरकार बनाने वाले हैं।